औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फिर से एक बार मेरे नाज़रीन का स्वागत है इस लाइव नशस्त में, और मेरी तरफ से सबको प्यार भरा अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम फिर से एक बार एक सियासी लीडर से बात करने जा रहे हैं, और उनसे हम पूछेंगे आज के सियासी जो पस मंज़र है जम्मू एंड कश्मीर के, और ख़ासकर हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी जो अनंतनाग वेस्ट है उसके बारे में हम बात करेंगे। अभी हमारे साथ जो है, मैं बात कर रहा हूँ एडवोकेट अब्दुल मजीद बट लारमी साहब की, जो अभी हमारे साथ हमारे लाइव सेशन में जुड़ेंगे, और हम उनसे बात करके यहाँ के सियासी पस मंज़र, हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी के सियासी पस मंज़र, और इसके अलावा जो जम्मू एंड कश्मीर के सियासी पस मंज़र है उनके बारे में बात करेंगे। थोड़ा सा हमें इंतजार करना पड़ेगा जब तक वो हमारे साथ जुड़ेंगे। थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, 1 या 2 मिनट के लिए हमें वेट करना पड़ेगा जब तक वो हमारे साथ लाइव सेशन पे हमारे साथ जुड़ जाएंगे। थोड़ा सा हमें वेट करना पड़ेगा जब तक लारमी साहब जो है यहाँ पे ऐड मैं उनको कर पाऊँ। अभी तक वो शायद लाइव सेशन में जुड़े नहीं है। थोड़ा सा हमें इंतजार करना पड़ेगा, और इंशाल्लाह हम उनसे बात करेंगे। अगर किसी का कोई सवाल होगा या कोई सजेशन होगी यहाँ पे अनंतनाग वेस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों की, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपना जो है कमेंट सेक्शन में वो लिख सकते हैं, और अगर कोई क्वेश्चन भी होगा वो भी लिख सकते हैं, तो मैं जो है लारमी साहब से वो क्वेश्चन यहाँ पे पूछ सकता हूँ। और अगर लारमी साहब जुड़ गए हैं लाइव सेशन में, तो वहां से मुझे ऐड करने की जो है रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। अभी तक मुझे यहाँ पे वो नज़र नहीं आ रहे। अगर उन्होंने ज्वाइन किया है तो वहां से ऐड करने की रिक्वेस्ट भेजे तो मैं उनको ऐड कर लूंगा, और उसके बाद हम अपनी जो सियासी गुफ्तगू है वो कंटिन्यू रखेंगे। कुछ सवालात उनके लिए हैं जिनका हमें आज ज़रूरी जवाब लेना ज़रूरी है, क्योंकि इलेक्शंस भी आने वाले हैं। जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ऑर्डर्स निकाले हैं, इवन दो बहुत ही एक गंभीर समस्या भी जो है हमारे जम्मू एंड कश्मीर के लिए, जो हाल ही जो रिसेंटली एक जो ऑर्डर निकाला गया है रीऑर्गेनाइजेशनल एक्ट के लिए, तो उसके बारे में भी हम अब्दुल मजीद लारमी साहब से पूछेंगे। थोड़ा सा हमें इंतजार करना पड़ेगा। अगर लारमी साहब जुड़ चुके हैं, वो लाइव जो है देख रहे हैं, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो प्लीज बराए मेहरबानी वहां से रिक्वेस्ट भेजें, ताकि मैं उनको यहाँ पे ऐड कर सकूं। मैं चाहूंगा कि अगर अब्दुल मजीद लारमी साहब ऐड हो चुके हैं, वो वहां से हमें रिक्वेस्ट भेजे। यहाँ पे मुझे आ, उनका नाम नहीं दिखाई दे रहा। या तो वो एक मैसेज पे हाई करके यहाँ पे कुछ भी कमेंट सेक्शन में लिख के, तो मैं उनको ऐड कर सकूं। थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा हमें। नासिर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आप इतना प्यार दिखाने के लिए। जब भी मैं लाइव सेशन स्टार्ट करता हूं तो आप ज़रूर इस लाइव सेशन को सुनने आते हैं, देखने आते हैं। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं आपका।
थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। मैं माफ़ी चाहूँगा अपने नाज़रीन से, थोड़ा सा टाइम लग रहा है, उनको थोड़ा सा नेटवर्क ग्लिच आ रहा है वहाँ पे। हाँ, हमारे साथ जुड़ चुके हैं अब्दुल मजीद लारमी साहब। मैं उनको इनविट भेज रहा हूँ अभी, जस्ट 2 to 3 seconds एंड ही विल गेट इन टच विद अस। मैंने जो है अब्दुल मजीद लारमी साहब को रिक्वेस्ट भेजी है, वो एक्सेप्ट करें। जी, लारमी साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर अपना जो फोन है आप थोड़ा लैंडस्केप में रखिए, ये पोर्ट्रेट में आ रहा है, आप इसको थोड़ा सा उल्टा कीजिए। जी, एक चेहरा आ आपका गया आधा आ रहा है सर, थोड़ा सा फोन सीधे रखिए आप। आ गया आ गया। जी, अभी सही सही तरीके से है। मैं नाजरीन से इनका तारुफ करना चाहूँ। पहले बता दूं कि ये किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। इससे पहले एमएलए और एमएलसी रह चुके हैं ओम शाली बुक के, और अभी जो है करंटली जो है अनंतनाग वेस्ट की कॉन्स्टिट्यूंसी इंचार्ज है। इनका नाम एडवोकेट अब्दुल मजीद लारमी साहब है। हम इनसे बात करेंगे कश्मीर के सियासी पस मंजर के बारे में, और अपनी जो हमारी अनंतनाग वेस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी है उसके बारे में भी हम कुछ सवालात इनसे पूछेंगे। लारमी साहब आपका खैर मकदम है हमारी इस चैनल पे, पनुन JKNC पे। सर हमारा पहले आपसे क्वेश्चन रहेगा यहाँ पे, मैं बिना बिना आपका वक्त जाया करते हुए, पहला जो मेरा क्वेश्चन है, आप अभी तक जो है आप एमएलए भी रह चुके हैं और एमएलसी भी रह चुके हैं। उस दौरान आपके मेजर अचीवमेंट्स के बारे में हम पहले बात करेंगे, जो आपकी मेजर अचीवमेंट्स रही हैं एज ए एमएलए और एज ए एमएलसी। थोड़ा सा उन पे आप रोशनी डालिए, उसके बाद हम बाकी क्वेश्चंस आपसे पूछेंगे। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि मैं 2013 में पहले कोऑपरेटिव बैंक अनंतनाग के चेयरमैन। लारमी साहब आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। हेलो जी, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। अभी आ रही है? नहीं, अभी हेलो भी कम आ रही है। कम आ रही है, नेटवर्क की प्रॉब्लम है। हेलो जी, आप बात कीजिए, आप बात कीजिए। हम लाइव पे ही बराबर आवाज आ रही है। अच्छा, मैं 2013 में कोऑपरेटिव बैंक अनंतनाग का चेयरमैन रह चुका हूं। उसके बाद 3 महीने के बाद मुझे एमएलसी बनाया गया पार्टी ने। तो 1.5 साल के बाद मैंने इलेक्शन लड़ा और मैं एमएलए बना होम शालेपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी का। तो वहाँ पे जो मैंने अचीवमेंट्स की है, मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा अच्छा रहेगा कि अगर आप वहाँ से लोगों से पूछेंगे कि मैं खुदगर्जी में बोल सकता हूँ तो उनसे बात कर सकते हैं। फिलहाल तो मैं यही कहूँगा कि मैंने अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी जो होम शालेपुर की कॉन्स्टिट्यूएंसी थी, अब ये वो नहीं रही। तो वहाँ पे मैंने सारे रोड जितने भी थे मैग्डमाइजेशन कराए। वहाँ पे ट्रांसफार्मर्स, पोल वगैरह, जो हेल्थ की स्कीमें हैं या PHC की स्कीमें हैं, वो सब मैंने कराया। मुझे नहीं लगा कि वहाँ पे कुछ रह गया है कि अभी किसी चीज की वहाँ पे जरूरत थी। उसके बाद जो डिलिमिटेशन कमीशन ने यहाँ पे उसका 4 हिस्सों में उस कॉन्स्टिट्यूएंसी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया। कुछ हिस्सा बिजबियारा के साथ, कुछ हिस्सा दूसर के साथ, कुछ हिस्सा कुलगाम के साथ, और 8-10 गाँव जो रह गए तो वो अनंतनाग वेस्ट के साथ। तो मैं वहाँ पे इतना मैंने काम किया वहाँ पे उस इलाके में कि मुझे आज भी लोग वहाँ से बहुत प्रेशराइज कर रहे हैं कि आप यहीं से इलेक्शन लड़ो। मैंने कहा कि मैंने आज तक कभी अपना वोट खुद को नहीं डाला। मैं चाहता हूँ कि आज मैं अपना वोट खुद को डालूं जो अनंतनाग वेस्ट में मुझे आता है। तो इसलिए मैं अनंतनाग वेस्ट से पार्टी ने मुझे वहाँ पे चुना एज कॉन्स्टिट्यूएंसी इंचार्ज। तो मैं इंशाल्लाह रहमान आज काम करता रहा हूँ और इंशाल्लाह रहमान करता रहूंगा। और लोगों का जो सपोर्ट मुझे मिल रहा है इंशाल्लाह रहमान, क्योंकि कोई 5-8 महीनों में ही मुझे लोगों ने इतना प्यार दे दिया, इतना मुझे वहाँ पे उन्होंने सपोर्ट दे दिया कि मैं मतलब कैसे किन अल्फाज में उनका वो मतलब वो हक अदा करूंगा इंशाल्लाह रहमान। आने वाले वक्त में जब भी इलेक्शन होंगे, जो असेंबली के इलेक्शन होंगे, तो उसमें हमें और इंशाल्लाह रहमान कुछ दिखाने के लिए लोगों को भी, और लोग भी मुझे जो आज सपोर्ट कर रहे हैं कि हर
ہر کانسٹیچوئنسی یہ ہر مطلب بلاک میں، کیونکہ میری جو اننت ناگ ویسٹ کانسٹیچوئنسی ہے یہ 6 بلاکس پر مشتمل ہے. اس کا پہلا آتا ہے اچھابل بلاک، اس کے بعد اننت ناگ ای، اننت ناگ بی، کیمو بی، کیمو بی، اس کے بعد وشنو بلاک اور کاجی گنڈ بلاک. 6 بلاک ہے اور 1,26,000 ووٹ ہے یہاں پہ. تو جو پارلیمنٹ کا جو حالیہ الیکشن ہوا کہ اس میں سے کچھ ووٹوں سے تھوڑا سا کیونکہ اننت ناگ اور جو یہاں پہ اننت ناگ پارٹ میں کچھ حصہ تھا کھانبل اور یہ نئی بستی، اور وہاں پہ تھوڑا سا جو یہاں پہ محبوبہ جی وہاں پہ ایم ایل اے اور وہاں پہ ایز چیف منسٹر نے کام کیا، وہاں پہ تھوڑا سا مجھے کم ووٹ ملے. مگر اس کے بعد جب ہمارے مائیگرنٹ ووٹ گنے گئے اور اس کے بعد جو پوسٹل بیلٹ تھے اور ہم نے اس کانسٹیچوئنسی سے 750 ووٹوں سے لیڈ لے لی. انشاءاللہ رحمان آگے جب الیکشن ہوں گے تو یہ بہت اچھے مارجن سے ہم جیت جائیں گے، اور انشاءاللہ رحمان جو لوگوں سے سپورٹ ہمیں مل رہا ہے تو انشاءاللہ رحمان ہم اس پہ کھڑے اتریں گے اور ان کے جو کام ہے. اور آج بھی میں بیٹھا نہیں ہوتا ہوں، آج بھی میں ان کے کام جتنا بھی میرے سے ہو سکتا ہے میں کرتا ہوں. اور انشاءاللہ رحمان اس میں جو ہمارے پارلیمنٹ الطاف صاحب بنے تو اس کا بھی ایک رول بنے گا اب، کیونکہ ابھی تو ان کے فنڈز ریلیز نہیں ہوئے. تو جب فنڈز ریلیز ہو جائیں گے تو انشاءاللہ رحمان اس کی وجہ سے بھی ہمیں بہت اچھا فائدہ ملے گا. اور یہاں پہ جو ہماری لیڈرشپ ہے عمر صاحب، فاروق صاحب، ان کی طرف سے بھی ہمیں بہت بھرپور سپورٹ ملا ہے اور مل بھی رہا ہے انشاءاللہ رحمان. جی میں لارمی صاحب اور ایک جو سوال آپ کے لیے ہے، پارلیمنٹری الیکشن میں آپ کچھ 100 ووٹوں سے جو ہے پیچھے رہ گئے، جو کہ میں نہیں کہوں کہ کوئی بڑی ہار ہے، لیکن جو کمزوری اس وقت رہی، آگے آنے والے جو اسمبلی الیکشن ہے اس میں آپ ان کمزوریوں کو کیسے ایڈریس کریں گے؟ دیکھو میں نے پہلے ہی کہا کہ جو کچھ 835 ووٹ کم رہ گئے تھے، کھنبل، نئی بستی جو اننت ناگ کا ایریا آتا تھا، اور مومن آباد اور کچھ ہیون کالونی کے وہاں پہ مجھے کمزوری، کیونکہ وہ ایکچولی نمبر 1 مجھے 95% کانسٹیچوئنسی نہیں تھی، میں نیا تھا اس کانسٹیچوئنسی میں، اور جو میں نے محنت کی میں کئی علاقوں میں گیا بھی نہیں کیونکہ مجھے ٹائم بھی نہیں ملا. اس کے بعد جب ہم نے مائیگرنٹ ووٹس گنے اور جو ہمارے پوسٹل بیلٹ ہم نے وہاں پہ گنے تو اس میں سے مجھے 750 کی لیڈ آ گئی. تو انشاءاللہ رحمان یہ خدا نہ خواستہ ایسی کوئی ہار نہیں ہے، اور آنے والے الیکشن میں جو آج ہم محنت کر رہے ہیں اور ہمارے ورکر دل جان سے کام کر رہے ہیں، ہر گاؤں میں ہر محلے میں جاتے ہیں، تو انشاءاللہ رحمان ہمیں اس میں بہت اچھی لیڈ ملے گی، بہت اچھے مارجن سے ہم جیت جائیں گے انشاءاللہ. جی لارمی صاحب ایک اور سوال ہے جہاں پہ کہ آپ کی کانسٹیچوئنسی کی میں بات کروں، یہاں پہ بہت سارے لوگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ آپ کی جو یوتھ بلاک باڈی ہے وہ ابھی بھی نامکمل ہے. اس کے بارے میں سر کیا پالیسیز رہیں گی آپ اور اس کو کیسے مکمل کریں گے؟ دیکھو ہمیں صرف یوتھ باڈی ہی انکمپلیٹ نہیں ہے، کچھ بلاک باڈیز بھی ایسی ہیں جہاں پہ ابھی ہمارے بلاک کمیٹیز بھی نہیں ہیں، حلقے پریزیڈنٹس بھی نہیں ہیں. یہ سسٹم ہمیں نیا بنانا ہے. ہم انشاءاللہ رحمان اس کی شروعات، کیونکہ اس میں ایک سرکولر نکلا ہے کہ یہ ہم ریکمنڈ کریں گے، ایک کانسٹیچوئنسی انچارج ریکمنڈ کرے گا اور اوپر ڈاکٹر فاروق عبداللہ سے اس کا آرڈر ملے گا. انشاءاللہ رحمان یہ کچھ دنوں میں ہو جائے گا تاکہ ہمیں کسی چیز کی پرابلم نہیں ہو جائے گی، تاکہ ہمارا جو بھی کارڈر ہے وہ اچھی طرح سے کام کرے گا اور ہر ایک کو موقع ملے گا کام کرنے کا، چاہے وہ یوتھ ہو، چاہے پیرنٹ ونگ ہو، چاہے وومنز ونگ ہو، کوئی بھی مطلب جو ہماری پارٹی کی ونگ ہے وہ کام کریں گے انشاءاللہ رحمان، دل جان سے کام کریں گے. ان کو بھی اپنا رول دیا جائے گا اور انشاءاللہ رحمان ان لوگوں کو آگے لایا جائے گا جو لوگ کام کرتے ہیں، جن لوگوں نے کام کیا، جو میں نے خود بھی دیکھا جس طریقے سے انہوں نے کام کیا اپنے علاقوں میں، تو ان کو ترجیح دی جائے گی. جو لوگ گھر میں بیٹھے ہیں اور انہوں نے عہدے رکھے ہیں اور عہدے رکھ کے کوئی کام نہیں کیا، ایز کوئی بلاک پریزیڈنٹ ہو یا کوئی حلقہ پریزیڈنٹ ہو یا کوئی ہو،
اگر اس نے کام نہیں کیا تو اس کو ہم ریکمینڈ کریں گے، یہ کام نہیں کرتا ہے تو نیچرلی اوپر سے آرڈر آئے گا تو کیا کرنا ہے، تو انشاءاللہ ہم اوپر کے آرڈر کا انتظار کریں گے، وہ اچھا سا وہاں پہ آرڈر آئے گا، اور تاکہ ہماری جو ہے پالیسی، وہ پالیسی بروکار لائیں گے انشاءاللہ رحمان۔ لارمی صاحب، جو میرا اگلا سوال ہے وہ آپ کی کانسٹیٹوئنسی کے بارے میں ہے کہ جو یہ کانسٹیٹوئنسی ہے اس کے لیے آپ کا کیا ویژن ہے، اور کیسے یہاں کے مسئلوں اور پریشانیاں جو لوگ اس وقت جن سے دوچار ہو رہے ہیں، جن پریشانیوں سے دوچار ہو رہے ہیں، ان پریشانیوں کو آپ کیسے ایڈریس کریں گے؟ دیکھو، جو آج اس اننت ناگ ویسٹ کانسٹیچوئنسی کو مطلب 6 کانسٹیچوئنسی سے اس کو تھوڑا تھوڑا حصہ نکال کے اس کانسٹیچوئنسی کو بنایا گیا۔ اگر میں کاجی گڑھ کی بات کروں تو وہ دیوسر کا ایریا تھا، اگر میں اچھا بل کا مطلب اچھا بل کی بات کروں تو وہ ایریا جو شانگس کانسٹیچوئنسی سے تھا، اگر میں تارا گام کا وہ ڈورو کانسٹیچوئنسی کا تھا، اگر میں پالپورہ وغیرہ وہ کوکرنا کانسٹیچوئنسی تھا، اگر میں ہوم شالب یہ بٹنگو وغیرہ یہ ہوم شالب کانسٹیچوئنسی کاٹا گیا۔ اگر میں اننت ناگ کی بات کروں گا، اننت ناگ میں 2 بلاکس ہیں، ان کو اننت ناگ کانسٹیچوئنسی سے نکالا گیا اور اس کانسٹیچوئنسی کو بنایا گیا، اور یہاں پہ بہت تتر بتر کیا گیا، اس کو بہت ہی ڈیلیمیٹیشن میں مطلب ان حالات میں رکھا گیا کہ تاکہ یہ جڑ نہ جائے۔ اور میں نے ایک کوشش کی، میں نے ہر مطلب بلاک کے لوگوں کو اکٹھے کیا اور ان کو انٹروڈیوس کرایا ایک دوسرے سے، ان کو کوئی جان پہچان نہیں تھی، ان کو ملایا، ان کو یہ بولا کہ یہ کانسٹیچوئنسی ایک کانسٹیچوئنسی ہے، اب اس میں 6 بلاک ہے، 6 بلاک کو ایک ہی کانسٹیچوئنسی میں مدغم کرانا یہ بہت کٹھن کام تھا، اور انشاءاللہ رحمان میری اس میں کامیابی ہو گئی اور میں اس میں کامیاب ہوا ہوں۔ اور اس میں مسئلے اور مسائل ہے، اگر میں کاجی گڑھ سے بات کروں کہ کاجی گڑھ میں وہاں پہ جو آج تک وہ ایم ایل اے رہے ہیں، چاہے وہ کانگریس کے تھے یا پی ڈی پی کی تھے، جو کام وہاں پہ ہوا ہے وہ نیشنل کانفرنس کے دور میں ہوا ہے، وہاں پہ اس کو گیٹ وے آف جموں کشمیر کہتے تھے، اور وہاں پہ اس کا تہس نہس کیا گیا، تو اس کو ہم ڈیولپ کریں گے ایز گیٹ وے آف جموں کشمیر، اور وہاں پہ کالج ہے یا باقی مطلب جو بھی آفیسز ہے وہاں پہ ان کا فقدان ہے، جو بھی وہاں پہ ڈویژن بنے ہیں وہ نیشنل کانفرنس کے دور میں بنے ہیں۔ اور اس کے بعد میں آگے اگر دیکھو ویسو بلاک کی میں بات کروں، ویسو بلاک کا بھی یہی حال کیا گیا، وہاں پہ بھی کوئی مطلب جڑتا ہی نہیں ہے، کوئی علاقہ کسی کے ساتھ جڑتا ہی نہیں ہے، اور نہ وہاں پہ کوئی انفراسٹرکچر ہے، نہ وہاں کوئی ڈیولپمنٹ ہے۔ اس کے بعد کیمو بی کی میں بات کروں، جو روڈ پہ یہ تینوں بلاک آتے ہیں جو نیشنل ہائی وے کے مطلب ارد گرد یہ علاقے ہیں، تو وہاں پہ بھی یہی حال رہا ہے، وہاں پہ بھی کچھ خاص جو کام کیے ہیں میں نے کام کیا ہے، جو جب میں ایم ایل اے تھا تو میں نے وہاں پہ کام کیا، وہاں پہ میگڈمائزیشن میں نے کرائی، اور وہاں پہ ٹرانسفر برس یا کوئی وہاں پہ جتنے بھی وہاں پہ ہیلتھ سیکٹر میں کوئی کام تھا تو وہ میں نے کرایا۔ باقی 20-30 سالوں میں وہاں پہ بھی کچھ نہیں ہوا۔ اننت ناگ کو تو بالکل ہی اگنور کیا گیا، وہاں پہ ڈاکٹر محبوب بیگ تھے، اس نے تو مجھے لگتا ہے کہ کسی گھر میں وہ خبر پوچھنے کے لیے تک نہیں گئی، اور اس کے بعد ہمارے کچھ لوگ آئے تھے، ان کو زیادہ ٹکری نہیں دیا گیا، وہاں پہ انہوں نے کام جو کیے تھے ان کو نظر انداز کیا گیا، کیونکہ ہماری سرکار نہیں تھی، اور سرکار جو تھی وہ پی ڈی پی کی تھی، وہ وہاں پہ مفتی صاحب تھے یا محبوبہ مفتی صاحبہ تھی، تو وہاں پہ جو کام ہونا چاہیے تھا وہ کام نہیں ہوا، سوائے ایک کے جو وہاں پہ ایک بائی پاس بن گیا، وہ اچھا میں مانتا ہوں، وہ کام مفتی محمد سعید صاحب نے کیا، وہ اچھا کام تھا کہ وہ بائی پاس وہاں پہ ضروری تھا، وہ کام ایک ہوا ہے وہاں پہ۔ باقی ہاسپٹل کا تھا یا اور کوئی چیزیں ہیں وہاں پہ کیا حال ہے ہاسپٹل کا، وہاں کیا حال ہے، باقی اندرون سڑکوں کا، باقی جو وہاں پہ ڈیولپمنٹ ہونی چاہیے تھی وہ نہیں ہوئی ہے۔ اس طریقے سے ہمیں اچھا بل بلاک کی میں بات کروں، اچھا بل ابھی تک تحصیل ہی نہیں ہے، اچھا بل میں کوئی انفراسٹرکچر ہے ہی نہیں، وہاں پہ پی ایچ سی نہیں ہے، وہاں پہ ڈاکٹرز نہیں ہے، وہاں پہ کوئی بھی اگر ہم دیکھیں گے
कि वही मतलब कोई ऐसा दफ्तर नहीं है, वो टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, उसको इग्नोर किया गया, कोई वहाँ पे काम नहीं हुआ है, उसको भी इग्नोर किया गया। और इंशाल्लाह रहमान आने वाले वक्त में जब सब हमारी सरकार आएगी, इंशाल्लाह रहमान मैं एज एमएलए इंशाल्लाह रहमान वहाँ पे सबसे पहले ये इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, तहसील वगैरह जो वहाँ पे नहीं है, उनको हम डेवलप कराएंगे, उन चीज़ों को हम वहाँ पे लगाएं। जो कॉलेज वहाँ पे होना चाहिए था, अभी तक अछाबल में स्टेडियम भी नहीं है। तो इन चीज़ों को देख के हमने देखा, हम हर इलाके में गए तो वहाँ पे देखा हमने कि वहाँ पे कोई है ही नहीं, कोई डेवलपमेंट ही नहीं है। तो इंशाल्लाह रहमान हम इसकी तरफ ध्यान देंगे और ये एक कॉन्स्टिट्यूंसी बनाएंगे जिसमें इंशाल्लाह रहमान हर एक सहूलियत होगी। जी लालमी साहब शुक्रिया। मैं और एक सवाल करने से पहले कॉन्स्टिट्यूंसी के बारे में आपसे बात करना चाहूंगा, अपना कॉन्स्टिट्यूंसी के बारे में। पहली बात, मैं 2 क्वेश्चंस आपसे एक साथ में पूछ रहा हूँ। कुछ लोग हैं यहाँ पे जो ये कहते हैं कि जो अब्दुल मजीद लारमी साहब हैं उनको कुछ पॉलिसीज में चेंज लानी चाहिए, और खासकर देखिए हमारे जो जेकेएनसी के दुश्मन हैं, हम उन अपोजिशन पार्टीज को अपना कह सकते हैं कि हम उनसे निपट सकते हैं पॉलिटिकली, लेकिन जो हमारे सफों में बैठकर हमारे पार्टी को कमजोर कर रहे हैं, उनका इलाज कैसे होगा, उनको आप एड्रेस कैसे करेंगे? और दूसरा चीज, यहाँ पे मुझे 2-4 लोगों ने कॉल भी किया है और मैंने एक पोस्ट डाला था अपने पेज से, उस पर भी कमेंट्स आए हैं, बहुत बुरे कमेंट्स आए हैं जो होना नहीं चाहिए था। जो हाल ही में आपने ऑर्डर निकाला था 2 लोगों के लिए, एक नजीर अहमद परे साहब हैं और बिलाल अहमद भट्ट साहब हैं, उनके लिए आपने ऑर्डर निकाला था। जहां तक मुझे अंदाजा है स्मूथ फंक्शनिंग के लिए आपने उनको एक ओहदा दिया था, लेकिन उसको बाद में जितनी कंट्रोवर्सी हुई और उसको फिर कैंसिल किया गया। सर आप थोड़ी सी उस पर रोशनी डालिए और इन चीजों को आप कैसे एड्रेस करेंगे, क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल मैं एक जेकेएनसी का छोटा सा एक वर्कर हूं, अगर मैं ही इस वक्त जो हमारा कॉज है, आपको खुद पता है कि रीऑर्गेनाइजेशनल एक्ट निकाला गया जिसमें हमें मतलब हमारे सारे हुकूक छीने गए हैं, या बाकी मसलों पे हम बात करते हैं, तो इस वक्त हमारे हालात जो है जेएंडके के क्या है, और अगर उस मामले में हमारे खुद के लोग हमारी पार्टी की नींव को जो है कमजोर करेंगे, उन चीजों को आप कैसे एड्रेस करेंगे और उन चीजों को लीडरशिप कैसे एड्रेस करेंगे? देखो, ये एक डायलॉग है, बड़े बड़े शहरों में छोटे छोटे मसले होते ही रहते हैं, इसलिए मैं ये कहूंगा कि बड़ी पार्टी में ये छोटे मोटे मसले होते रहते हैं। मैंने ऑर्डर निकाला था, ये सही बात है, मैंने सिर्फ उधर का ऑर्डर नहीं निकाला था उन 2 लोगों का, मैंने और भी ऑर्डर निकाले थे। जो अनंतनाग, मैंने इसको 2 जोन में तकसीम किया था, इसलिए कि ताकि हमें स्मूथली यहाँ पे हम स्ट्रेंथ अपनी पार्टी को करें। उसमें से 3 ब्लॉक, अछाबल और अनंतनाग ए और अनंतनाग बी, ये एक जोन बनाया था। दूसरा हमने काजीगुंड, वेसू और कैमू बी, इसको मतलब वेस्ट जोन हमने बनाया था, ताकि हमें स्मूथली काम ये कोऑर्डिनेट करते। ये जो 2 लोग हमने बनाए थे, 2 इधर 2 उधर, ये कोऑर्डिनेट करते और कोऑर्डिनेट उस तरीके से कि अगर हमें कहीं कमी है तो ये वहां पे हमें रिपोर्ट देते कि यहाँ पे ये कमी है, ये किस तरीके से ठीक करें। तो नो डाउट कि कुछ लोग हैं गॉड नोज बेटर के उनको क्या लगा, उन्होंने उसकी मुखालिफत की, उन्होंने लीडरशिप के पास चले गए कि यही लोग हैं जो पार्टी को नुकसान है कर रहे हैं। तो वो वक्त ही बताएगा कि किन लोगों ने काम किया और किन लोगों ने नहीं काम किया। जो लोग घर में बैठे, जिन लोगों ने एक मतलब साल में एक मीटिंग भी अटेंड नहीं की, एक साल में एक मीटिंग भी कंडक्ट नहीं की, तो उन लोगों को हम कैसे जवाब दे देंगे जिन लोगों ने कम से कम 50 मीटिंगें की और घरों में मीटिंगें की और उन्होंने इतना काम किया कि मैं क्या बताऊं आपको, मैं तो खुद दंग रह गया। मगर लीडरशिप को इन चीज़ों का पता नहीं है। लीडरशिप को हम भी समझाएंगे किन लोगों को हमें आगे चाहिए और किन लोगों को हमें पीछे बैठने के लिए कहना चाहिए। तो इट विल टेक सम टाइम, इसमें तो कोई ऐसी कोई बात नहीं है, इंशाल्लाह रहमान ये ठीक हो जाएगा। क्योंकि ये एक कॉन्स्टिट्यूएंसी इंचार्ज जो होता है ये उसी को देखना होता है, क्योंकि मुझे देखना है कि किस तरीके से मेरा सिस्टम चलेगा, किस तरीके से मेरी पार्टी तरक्की करेगा, किस
तरीके से मेरी पार्टी स्ट्रेंथन होगी, किस तरीके से मुझे कल को मतलब जीत मिलेगी, ये तो मुझे देखना है। मुझे उन लोगों को नहीं देखना है जो साजिश करेंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई इंशाल्लाह रहमान होगी, और वो जरूर होगी। और हम नहीं चाहते हैं कि वो ओपन करे, हम नहीं चाहते, क्योंकि वो भी हमारे अपने लोग हैं। हम चाहते हैं कि उनको भी अक्ल आ जाए, वो भी तरीके से काम करे। वो भी अगर उनमें गलत फहमी है या कोई गलत फहमी कराता है, वो क्यों कराता है, क्या वजह है। और हम ये चीजें पब्लिक में नहीं कहना चाहेंगे, ये पार्टी का अंदरूनी मसला है, वो पार्टी में ही हम करेंगे इंशाअल्लाह। जी शुक्रिया। मैं अब थोड़ा सा हम जम्मू कश्मीर के सियासी पस मंजर के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपसे जो है ये क्वेश्चन करना चाहूंगा। जो हाल ही में एक ऑर्डर निकला है, रीऑर्गेनाइजेशनल एक्ट के बारे में जो ऑर्डर निकला है, क्या आपको नहीं लगता कि जो सरकार सेंटर में बैठी है वो ये जो ऑर्डर्स निकाल रही है उनको ये लगता है कि इसकी वजह से शायद इस बार फिर से रीजनल पार्टीज जो है बाइकआउट करेंगी और उनको फिर से एक मौका मिलेगा? क्योंकि जहां तक हम इस सियासी पस मंजर को देखते हैं और सेंटर की जो बीजेपी के जो इश्यूज एड्रेस करते हैं, अभी भी उनके लिए 370 एक थ्रेट बना हुआ है, जहां तक कि सुप्रीम कोर्ट ने भी उसमें वर्डिक्ट दे दिया। लेकिन जहां तक मुझे लगता है कि वो चाहते हैं कि असेंबली से भी वो लिख के ले ले। शायद वो ये कानून, जो अंधे कानून हम पे थोपे जा रहे हैं, वो इसलिए चाहते हैं कि शायद यहाँ की रीजनल पार्टीज बाइकआउट पे चली जाए और वो अपनी सरकार बनाए। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि ऐसे इशारे वो मतलब ऐसा कोशिश कर रहे हैं वो हमें रीजनल पार्टीज को बाइकआउट पे ले जाने के लिए? देखो, मैं तो, ये मेरी ही राय नहीं है, ये हमारी पार्टी की भी राय है कि हम इनको ये मौका कभी नहीं देंगे कि हम बाइकआउट करेंगे। हम इलेक्शन में हिस्सा लेंगे और बाद में इंशाल्लाह रहमान इसके लिए स्ट्रगल करेंगे, आज से ही स्ट्रगल करेंगे। ये जो कानून इन्होंने बनाए, जो 2019 5 अगस्त को इन्होंने एक काला कानून यहाँ पे लाया, जो रीऑर्गेनाइजेशन बिल इन्होंने पास की, जो स्टेट थी उसको डिग्रेड करके यूटी बनाया गया, और उसके बाद 370 और 35A को खत्म किया गया। और आज ये जो ऑर्डर कल उन्होंने निकाला, ये बिल्कुल बिल्कुल इलीगल ऑर्डर है, इसमें कोई जवाजियत ही नहीं है। इससे इनके हालात और खराब हो जाएंगे और इनका कहीं पे नामो निशान तक नहीं रहेगा इंशाल्लाह रहमान। कश्मीर तो कश्मीर है, कश्मीर के लोग बेईमान नहीं है, कश्मीर के लोग ईमानदार लोग हैं। ये अपने, क्योंकि मगर एक चीज मैं बताऊं, ये बेचारे डरते हैं। डर के मारे क्यों? डर तो इस बात का कि हमारे बच्चों को बाहर के जेलों में बंद किया गया। हमारे हजारों की तादाद में बच्चे जो हैं आज यहाँ पे, उनको बाहर की जेलों में बंद करके उनके पेरेंट्स को तरसाया गया, उनको वहां पे मिलने नहीं दिया जाता है। ये कहाँ का कानून है? ये कानून कौन मानेगा? मरना तो एक बार है, अगर मरना है गोली से मारे तो मारो, हम मरने के लिए तैयार है, मर मिटने के लिए तैयार है, मगर ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये जो ये आते हैं रोज रोज ये कानून लाते हैं, ये कानून हम किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। और इंशाल्लाह रहमान आने वाले वक्त में हमारी सरकार होगी, नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार होगी, हम इन चीजों के खिलाफ लड़ेंगे। और वो तब से नहीं, हम आज से ही लड़ेंगे इंशाअल्लाह रहमान। हम इसको किसी भी सूरत में यहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं करने देंगे, क्योंकि ये दिल्ली नहीं है, ये कश्मीर है, ये जम्मू कश्मीर में है। इसको अपनी एक आइडेंटिटी है, इसको अपनी एक हैसियत है। ये एक मुल्क हुआ करता था, उसके बाद स्टेट बनाया गया, उसके बाद यूटी बनाया गया, अब ये इसको पंचायत बनाना चाहते हैं और म्युनिसिपलिटी कमेटी बनाना चाहते हैं। ये हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। म्युनिसिपल कमेटी नहीं है, ये एक मुल्क था और उसके बाद स्टेट बनाया गया इसको, और आज ये यूटी के बाद ये चाहते हैं कि इसको हम पंचायत या म्युनिसिपलिटी बनाएंगे। ये हम कभी किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे इंशाअल्लाह रहमान। हम इसके लिए मरते दम तक लड़ेंगे इंशाअल्लाह जी। आज की जो जम्मू कश्मीर के सियासी पस मंजर है, इतने अंधे कानून थोपने के बाद, झूठे और खोखले वादे करने के बाद, जो आज की जम्मू एंड कश्मीर के सियासी पस मंजर है, आप उसको किस नजर से देखते हैं? अगर आप रिपीट करेंगे, मैं थोड़ा सा, मैंने सुना नहीं, आप पूरा सवाल नहीं सुना मैंने। हेलो।
जी जी। हेलो। मैं 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 ये कह रहा हूँ लारमी साहब, जो आज के जो JNK के सियासी पस मंजर है, जो इतने झूठे और खोखले वादे करने के बाद, बहुत सारे काले कानून हम पे थोपने के बाद, जो आज के सियासी पस मंजर है, आप उसको किस नजर से देखते हैं? देखो, मैंने पहले ही कहा कि जिस पस मंजर में कश्मीरियों को देखना चाहिए, तो उसमें तो हमारा यहाँ पे हर एक, चाहे छोटा बच्चा हो या कोई बुजुर्ग हो या कोई मेरी बहन हो या कोई मेरी माँ हो या कोई मेरी बच्ची हो, वो भी इसके बारे में सोच विचार में है कि ये जो ये कर रहे हैं ये बिल्कुल गलत कर रहे हैं, हमारे बच्चों का मुस्तकबिल ये छीन रहे हैं। जो यहाँ पे हमारे बच्चों को यहाँ पे रोजगार मिलना चाहिए था, और आज उसके लिए यहाँ पे गुजरात से, यूपी से वो अप्लाई करते हैं, ये कौन बर्दाश्त करेगा? ये कोई बर्दाश्त नहीं करने वाला है यहाँ पे, ये किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे हम। हाँ, इंशाल्लाह रहमान टाइम आएगा, ये खुद ब खुद इन चीजों को वापस करेंगे, क्योंकि ये कश्मीर है, मैंने पहले ही बोला, ये दिल्ली नहीं है। जी सर, हाल ही में कुछ दिन पहले मियां अल्ताफ साहब ने जो है, हमारे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है अनंतनाग राजौरी कॉन्स्टिट्यूंसी के, उन्होंने बात की, बहुत सारी मुश्किलात के बारे में बात उन्होंने पार्लियामेंट में उठाई। आपको क्या लगता है उसका कितना असर जो है सेंटर की सरकार पे रहेगा, और लोगों को मियां अल्ताफ से जो है कितनी तवक्कात रखनी चाहिए? देखो, मियां अल्ताफ साहब जो है वो बहुत ही काबिल, शरीफुल नफ्स, बहुत ही इंटेलेक्चुअल आदमी हैं। उन्होंने 5 बार इलेक्शन यहाँ पे लड़े हैं, 5 बार उसने जीता भी है। तो जिस तरीके से उसने पहले ही दिन वहाँ पे बोला है, हम सबको यहाँ पे इन इन चीज़ों पर नज़र रखनी चाहिए कि जो लोग कहते थे कि महबूबा जी बोलेगी वहाँ पे, तो जब उसको बोलने का टाइम दिया गया था तो महबूबा जी ने क्या बोला, मैं क्या बोलूं यार, इतना कह के नीचे बैठ गई। अब पता चला लोगों के, इसने कश्मीरियों की हित की बात की, कश्मीर के लिए बात की वहां पे, और इंशाल्लाह रहमान आगे भी करते रहेंगे। नो डाउट यहाँ पे और भी इश्यूज है, यहाँ पे उन इश्यूज पर भी बात करनी है, मगर सबसे बड़ा जो हमारा इशू है उस पर उसने बात की, और बहुत अच्छी तरह से बात की। लोगों को समझ में आ गया कि मियां अल्ताफ साहब है, ईमानदार है, काबिल है, इंटेलेक्चुअल है, उसमें किसी चीज की कमी नहीं है, बोलने में वो माहिर है। और ये नहीं है कि वो गुस्से में बोलते हैं, वो बिल्कुल सॉफ्टली स्पोकन पर्सन है, वो बहुत तरीके से बोलते हैं, अच्छी तरह से बोलते हैं। इंशाल्लाह रहमान आगे भी वो हमारी नुमाइंदगी ईमानदारी से करेंगे। जी, चैलेंजेस जो है, हर किसी लीडरशिप का जो रोल होता है उसमें चैलेंजेस उनको फेस करने पड़ते हैं। जब आप MLA और MLC रहे हैं, आपने अभी तक बोला कि अचीवमेंट्स क्या हुई हैं, मैं जानना चाहूंगा कि जो शॉर्ट कमिंग्स और चैलेंजेस आपको उस वक्त फेस करने पड़े, उसके बारे में हमें थोड़ा सा बताइए आप, और जो फैसिलिटीज आपको प्रोवाइड करनी थी, जिनमें मुश्किलात हुई आपको प्रोवाइड करने में। देखो, जब मैं MLA बना तब PDP और BJP की सरकार थी, और मैं वहां पे जो भी काम मैंने कराए वो मैंने लड़के कराए। वो मैं जानता हूं मैं किस तरीके से लड़ता था वहां पे, मैं किस तरीके से असेंबली में भी लड़ता था। और ऑफिसर जो है हमारे, चाहे वो डिप्टी कमिश्नर साहब हो, चाहे वो SP साहब हो, या कोई भी सेक्रेटरीट लेवल का कोई कमिश्नर सेक्रेटरी हो, किस तरीके से लड़ के मैंने वो प्रोजेक्ट्स वहां पे सैंक्शन कराए, किस तरीके से मैंने लड़ा, वो मुश्किलात मैं जानता हूं जिन हालात में मैंने वो किया। क्योंकि हमारी सरकार नहीं थी तब, BJP और PDP की सरकार थी, और हमने ईमानदारी से वो काम कराए और अच्छी तरह से कराए। ये बातें आप होम शारीबुक कॉन्स्टिट्यूंसी जो पुरानी थी वहां पे जाके लोगों से पूछ सकते हो कि उसने किस तरीके से काम किया और कौन से काम किए। जी शुक्रिया। आखिर में आपसे इतना कहना चाहूंगा सर, हमेशा आपको देखा है जहां पे भी यूथ की बात आती है, बढ़ चढ़ कर आप हिस्सा लेते हैं उनको सपोर्ट करने के लिए। जैसे कि हाल ही में मैंने ही आपको इनवाइट किया था यहाँ पे काजीगुंड के हमारे ग्राउंड में। बहुत ही मैं मुबारकबाद पहले आपको पेश करना चाहूंगा, जिस तरीके से आपने उन बच्चों की जो हौसला अफजाई की। उसके बाद उन्होंने आपसे डिमांड की कि यहाँ पे मसूदी साहब को भी लाना है, आपने उनको भी लाया, और थोड़ा सा जो काम भी था उनका वो भी आपने करवाया। बड़ा हमेशा आपका ये रोल रहता है कि यूथ को आप हमेशा चाहते हैं कि वो इंडल्ज हो जाए स्पोर्ट्स में, या मेन स्ट्रीम में वो इंडल्ज हो जाए इंस्टेड ऑफ ड्रग्स। उन बच्चों के लिए जो इस वक्त ड्रग में मुब्तला है,
ان کے لیے آپ کی میسج کیا رہے گی؟ اس کے بعد ہم انشاءاللہ اس نشست کو اینڈ کریں گے. دیکھو میں نے پہلے ہی کہا کہ جو ہمارے بچے ہیں یہ ڈرگس میں کیوں بیچارے انوالو ہو گئے ہیں. وہ سب سے پہلے میں بات یہ کروں گا، میں کرتا بھی رہتا ہوں انشاءاللہ رحمان، میں نہ کسی سے ڈرا ہوں نہ میں کسی سے ڈروں گا. میں ایمانداری سے کہوں گا کہ ان کے پاس روزگار نہیں ہے، ان کے پاس جابس نہیں ہے. ان کے جو پیرنٹس ہیں ان کو پڑھاتے ہیں، اپنا پیسہ زمین بیچ کے باقی پراپرٹی بیچ کے ان کو پڑھاتے ہیں، اور پڑھنے کے بعد جو ایم فل، جو ایم ٹیک، ایم ایس سی، مطلب جتنی بھی یہاں پہ فیسلٹیز ہے وہ اویل کر کے ان کو پھر جاب نہیں ملتا ہے، تو وہ نیچرلی ڈرگس میں بیچارے وہاں پہ انوالو ہو جاتے ہیں. ہم ان بچوں کی بات نہیں کریں گے تو کن کے لیے بات ہم کریں گے؟ سب سے پہلے میں انہی بچوں کے لیے بات کروں گا اور ہمیشہ کرتا رہوں گا، اور جو سپورٹ مجھ سے ہو سکے گا انشاءاللہ رحمان میں وہ سپورٹ ان کو دے دوں گا. میں ہمیشہ ان کے لیے بات کروں گا، ہر ایوان میں جہاں پہ بھی مجھے موقع ملے گا میں ان کے لیے بات کروں گا. اور آئندہ جب بھی ہمیں موقع ملے گا انشاءاللہ الرحمن آنے والے اسمبلی میں جو ہماری جب سرکار آئے گی، مگر بات انشاءاللہ رحمان میں کروں گا تو ان جوانوں کی ہی میں بات کروں گا. بہت بہت شکریہ عبدالمجید لارمی صاحب اپنا قیمتی وقت ہمیں دینے کے لیے اور اپنے جو اظہار خیالات یہاں پہ رکھنے کے لیے. اور آج ہم نے جو بات کی انشاءاللہ میں چاہوں گا کہ جتنے بھی لوگ اس نشست کو دیکھیں گے وہ چاہیں گے کہ وہ اس وقت جو ہے اننت ناگ کانسٹیٹوئنسی کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ آپ کو سپورٹ کریں. انشاءاللہ ہم دیکھنا چاہیں گے آپ کو اسمبلی میں ایز اے ایم ایل اے اس وقت ہم دیکھنا چاہیں گے، کیونکہ ہمارے پاس اس وقت شاید جتنے بھی لوگ سمجھدار ہیں اس وقت جے کے این سی کے بغیر ہمارے پاس کوئی بھی آپشن نہیں ہے جو ہمیں ان چیزوں سے نجات دلوا سکتا ہے. میں آپ کا بہت بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمیں موقع دیا اس وقت آپ اپنے ساتھ بات کرنے کے لیے. انشاءاللہ آپ سے پھر سے بات ہوگی. انشاءاللہ ایک بار میں پھر سے آپ کا انٹرویو لوں گا جب آپ ایم ایل اے ہوں گے، اس وقت بھی ہم آپ کا ایک انٹرویو لیں گے اور اس وقت ہم آپ سے وہ کوشچنز پوچھیں گے کہ آپ نے کتنا کام اس وقت ہمارے لوگوں کے لیے کیا ہے. بہت بہت شکریہ سر. میں آپ اس وقت جو ہے لائیو سیشن پہ آپ ڈسکنیکٹ کر سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ. شکریہ، تھینک یو ویری مچ. ہمارے ساتھ جڑے تھے عبدالمجید لارمی صاحب جو اننت ناگ ویسٹ کے جو ہے کانسٹیٹوئنسی انچارج ہیں. ہم نے ان سے بات کی، تھوڑا سا ہمیں نیٹ ورک میں یہاں پہ ایشو تھا، آواز مجھے ان کی صحیح سے نہیں آ رہی تھی. اگر کہیں بھی کوتاہی ہوگی اس کے لیے میں معافی چاہوں گا، اور چاہوں گا کہ جو میرے ناظرین ہیں وہ ہمیشہ جو ان لائیو سیشنز پہ ہیں وہ ہمارے ساتھ جڑے، کیونکہ اس میں ہم باقی آنے والے سمے میں بڑے بڑے لیڈر سے بھی بات کریں گے، جو ہمارے سری نگر میں لیڈرز بیٹھتے ہیں ان سے بھی بات کریں گے. اور جو بھی آپ کے پاس بھی کوشچن ہو آپ یہاں پہ ہمیں کمنٹ باکس میں جو ہے وہ کوشچن ڈال سکتے ہیں، میں وہ کوشچن ڈائریکٹلی ان لیڈرز سے پوچھ سکتا ہوں. باقی بہت بہت شکریہ، بہت بہت پیار سبھی ناظرین کے لیے جنہوں نے یہاں پہ جوائن کیا، جنہوں نے ہمیں سنا. بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ پھر سے ایک بار ایک نئے نشست میں آپ سے واپس آؤں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ، شب خیر.